आज की बड़ी खबर यह है कि आने वाले दिनों में टैक्स चुकाना काफी आसान होने वाला है। चाहे रिटर्न फाइल करना हो या रिफंड लेना हो, बात बात पर टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सरकार इनकम टैक्स का नया कानून लाने जा रही है। इनकम टैक्स बिल 2025 डिटेल्स के साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, इस बिल में क्या खास रहने वाला है? कैसे टैक्स पेयर का जीवन आसान बनाएगा ये बिल? देखिए, जो आपने दो शब्द कहे ना, वही पूरे इस बिल का सार है कि बात बात पर आपको टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप साधारण सैलरीड क्लास हैं या इनकम टैक्स पेयर हैं, आपको बहुत अलग अलग स्रोतों से आमदनी नहीं हो रही है, सिर्फ जितनी आमदनी हो रही है उसी पे रिटर्न फाइल करना है, उसी से जुड़ा हुआ रिटर्न आपको रिफंड मांगना है, तो उससे बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं रहेंगी। उससे जुड़े हुए कानून आप खुद ही पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जो करीब 600 पन्ने का इनकम टैक्स बिल जो नया वाला है, इनकम टैक्स बिल 2025, वो पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि भाषा कितनी ज़्यादा आसान है। क्योंकि पहले का जो बिल था वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट भाषा थी, उसके शब्द बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि ब्रिटिश जमाने के शब्द थे, समझना बड़ा मुश्किल होता था, उसको आसान भाषा में किया गया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहां तक कि एक आम टैक्स पेयर खुद अपना रिटर्न फाइल कर सके, इस बात की पूरी कोशिश की गई है नियमों को आसान बनाने में। इस बिल को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। और इस बिल में जो दूसरी बड़ी बातें हैं कि रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया हो, टीडीएस की प्रक्रिया हो, टीसीएस की प्रक्रिया हो, इसको काफी ज्यादा आसान यहां पर किया गया है। कुछ लोग चर्चा ये कर रहे थे बिल के कुछ प्रावधानों को आधे अधूरे तरीके से पढ़ के कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स सरकार कम कर दी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की अवधि को सरकार ने बदल दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। या फिर कहें एक लाइन में तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपके ऊपर टैक्स की देनदारी पर असर पड़ता हो, टैक्स कितना बनेगा वो कम ज्यादा हो, इस पर कुछ इस बिल में नहीं कहा गया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसमें आपको पुराने एक्ट में 65 बार संशोधन किया जा चुका था। अब जो नया एक्ट है उसमें करीब 600 पन्ने का है, 23 चैप्टर होंगे, 16 शेड्यूल होंगे, 536 क्लॉज होंगे, जो पहले 298 हुआ करते थे। क्लॉज इसलिए बढ़ाए गए तो ताकि आसान भाषा में समझाना, तो जाहिर तौर पर थोड़े शब्द बढ़ जाते हैं। तो इस बिल की खासियत यह है कि बहुत ही आसान, सरल और सबको समझने वाला ये बिल सरकार लाने जा रही है। और ये जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा और पेश करने का साथ स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। फिर वहां से सिफारिश आने के बाद इसे संसद से मंजूरी कराने की कोशिश की जाएगी। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और इस नए इनकम टैक्स बिल को अगर आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि इसमें और क्या बारीकियां हैं जो आपके काम की हैं, आपके मतलब की, और किस तरीके से आपकी लाइफ को काफी आसान बना देगा, तो देखिए टैक्स एक्सपर्ट के साथ हमारी खास चर्चा शाम 5:57 पर। इनकम टैक्स का नया बिल, टैक्स चुकाना होगा आसान, जहां लक्ष्मण रॉय होंगे और साथ में होंगी गौरी चड्ढा और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली भी। हवाई किराए में होने वाली अचानक बढ़ोतरी पर निगरानी रखने के लिए सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेने वाली है। ज्यादा जानकारी के लिए अब हम बात करेंगे अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, ये एक बड़ी समस्या है जो लोग हवाई सफर करते हैं कि कई बार कोई स्पेशल मौका होता है, जैसे अभी मान लीजिए कुंभ का मौका, इतने हवाई किराए एकदम से बढ़ गए। अब एआई इस चीज को कैसे मॉनिटर करने वाला है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? जी, अब तक सरकार हवाई किरायों की मॉनिटरिंग के लिए एक फेयर ब्रैकेट सिस्टम का पालन करती है। हर महीने की शुरुआत में एयरलाइन से किसी भी रूट में अधिकतम किराए कितने हो सकते हैं और न्यूनतम किराए कितने हो सकते हैं, इसकी जानकारी मांगी जाती है और एयरलाइंस को अपने वेबसाइट पे ये जानकारी देनी होती है। महीने में एक बार वो इसे बदल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है, जैसे महाकुंभ में हम देखने को मिला, अचानक से किराए बढ़ जाते हैं। जो अपर लिमिट एयरलाइंस ने दी रहती है उसके पास पहुंच जाते हैं या कई बार उसे भी ब्रीच कर जाते हैं। और जब तक सरकार को इसकी जानकारी मिलती है तब तक किराए काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक प्रेडिक्टिव फेयर मैकेनिज्म अपनाया जाएगा। इस सरकार का जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट है वो एआई का यूज करेगी और जिस भी रूट में अचानक से किराए में स्पाइक देखने को मिलेगा वहां पे एआई एक अलर्ट जारी करेगी, सरकार तक ये अलर्ट जानकारी पहुंचेगी और उस पे सरकार उस समय इंटरवेंशन ले सकती है, एयरलाइंस को किराए कम करने के लिए कह सकती है और उस रूट पे अधिक जो फ्रीक्वेंसी है फ्लाइट की उसे बढ़ाने के लिए भी कहा जा सकता है। फिलहाल इस पे काम हो रहा है और अगले कुछ महीनों में इसका गाइडलाइंस आ जाएंगे। शुक्रिया रोहन इस जानकारी के लिए। कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज को लेकर चर्चा गर्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज की घोषणाओं की निंदा की है। जस्टिस गवई ने कहा है कि दुर्भाग्य से मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले एलएनटी के चेयरमैन
SN सुब्रमण्यम भी वेलफेयर स्कीम्स को लेकर चिंता जता चुके हैं। तो क्या है पूरा मामला, इस पर और बातचीत करते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। असीम, फ्रीबीज को लेकर काफी चर्चा चुनाव के दौरान, उसके आसपास, इवन कोर्ट्स में भी होती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल उठाए हैं, L&T के चेयरमैन भी इस पर बात कर चुके हैं। क्या है पूरा अपडेट? सुप्रीम कोर्ट शहरी बेघर व्यक्तियों को आसरा देने के एक मामले की सुनवाई कर रहा था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबीज को लेकर के एक कड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीबीज के चलते लोग काम करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, उनको फ्री में पैसा मिल रहा है, उनको फ्री में राशन मिल रहा है, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। अब लोग काम ही नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमको ऐसे लोगों को मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर के आना पड़ेगा ताकि वो नेशन बिल्डिंग के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सके। और इससे पहले जो L&T के चेयरमैन है वो भी इसको लेकर के, फ्रीबीज को लेकर के अपनी टिप्पणी दे चुके हैं। उनका कहना था कि फ्रीबीज के चलते जो सरकार वेलफेयर स्कीम्स दे रही है उसके चलते जो लेबर है उसके मूवमेंट में काफी परेशानी आ रही है, लोग अब मूव ही नहीं करना चाहते। इतना ही नहीं, फ्रीबीज के चलते लोग काम करने में भी कतरा रहे हैं। तो फ्रीबीज को लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है, एक बार फिर से इसके ऊपर बहस शुरू हो गई है कि खासतौर पर जो इलेक्शन के दौरान राजनीतिक पार्टियां फ्रीबीज की घोषणा करती है उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया असीम इस जानकारी के लिए। और साथ में आपको बताता चलूं कि आज शाम 7 बजे जो आवाज समाचार होगा उसमें हम इस मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कुछ मेहमानों के साथ भी। अब बात कर लेते हैं बाजार की। काफी उतार चढ़ाव के बाद आज बाजार रिकवरी मोड में रहा। शुरुआती गिरावट के बाद बाजार में शानदार रिकवरी दिखी। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 123 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 27 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स करीब 1400 पॉइंट सुधर कर बंद हुआ तो निफ्टी बैंक में करीब 800 पॉइंट की रिकवरी दिखी। डिटेल्स के साथ है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। तो कंचन, इस मार्केट में आज इन सब चीजों के बीच किन स्टॉक्स में तेजी थी और कहां एक दबाव देखने को मिला? तो डेफिनेटली हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बाजार में एक रिवाइवल तो आता हुआ दिखाई दिया। इस टाइम पे अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर कौन से रहे हैं। बजाज फिनसर्व में अच्छी खासी आज हमें तेजी देखने को मिली है, 3% का इजाफा। SBI लाइफ 2.5%, श्रीराम फाइनेंस 2% और HDFC लाइफ में भी करीब करीब 2% की बढ़त हमें यहाँ पे, यानी कि पूरे के पूरे इंश्योरेंस पैक में एक तेजी देखने को मिली है। लोअर पॉकेट में अगर हम देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा थोड़ा सा पेन में रहा है, आयशर मोटर्स पेन में रहा है। लगातार आयशर मोटर में पेन बना हुआ है जब से नंबर्स आए हैं। BL 2.5% की गिरावट, पावर ग्रिड में भी करीब करीब 2% की गिरावट यहां पे हमें देखने को मिली है। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो अशोक लेलैंड के यहां पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, करीबन 8% का इजाफा। इसके नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले अच्छी बढ़त देखने को मिली है। सेल में करीबन 6% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली है। PB फिनटेक 4% और SBI कार्ड भी करीब करीब 4% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। लूजिंग पॉकेट में वोडाफोन आइडिया, इसके नंबर्स आए थे कल और नंबर्स के बाद ये पेन डेफिनेटली एविडेंटली दिखा है। जुबिलेंट फूड वर्क यहाँ पे 3% की कमजोरी देखने को मिली है, इसके नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले ये तरीके का हमें रिफ्लेक्शन मिला है। गोदरेज प्रॉपर्टी और प्रेस्टीज ईस्टेट, यानी कि अगर आप देखेंगे तो पूरे ही रियलिटी सेक्टर में हमें एक डेफिनेटली पेन देखने को मिला है। कल भी रियलिटी जो सेक्टर है वो 3.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था और ओवरऑल आज रियलिटी सेक्टर में करीबन 2.5 से 3% की गिरावट देखने को मिली है। जी, शुक्रिया कंचन। आज से एक्सवेट टेक्नोलॉजीज का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। पहले दिन IPO सिर्फ 2% ही भर पाया था। निवेशक 14 फरवरी तक IPO को सब्सक्राइब कर सकते हैं। IPO का इशू साइज 8,750 करोड़ रुपए का है। कंपनी ने IPO का प्राइस बैंड 674 से 708 रुपए प्रति शेयर तय किया है। यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब है कि इशू से प्राप्त इनकम कंपनी को नहीं मिलेगी। गिरावट के बावजूद बाजार में निवेशकों का भरोसा कायम है। आज जारी एमफी के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी में इक्विटी फंड्स में लगातार 47वें महीने निवेशकों ने पैसे डाले हैं। कहां निवेशक डाल रहे हैं पैसा, बताने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। तो यतिन, मार्केट कंडीशंस जो भी हों, लेकिन एमफी के आंकड़े काफी इंकरेजिंग है। डिटेल्स में बताइए हमें। देखिए, जो एमफी का डेटा है वो क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट में भले गिरावट है लेकिन निवेशकों का जो भरोसा है वो बुलंद है। इन जनरल हमने देखा है कि जो एसआईपी का डेटा है वो आपको सेकेंड हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहा है। तो कोई भी प्रकार का डिसेलरेशन हमने एसआईपी में नहीं देखा है। जनवरी की जो गिरावट थी कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा है निवेशकों ने। अगर हम बात करें इक्विटी फंड फ्लोज की तो यहाँ भी अगर आप देखें तो कुल मिला के 40,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्लो आपने देखा है जनवरी के महीने में। अगर हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब कैटेगरीज देख लें
तो अक्रॉस द कैटेगरीज आप इन्फ्लो देखेंगे। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो एमफी ने आज डेटा दिया है उसमें एसआईपी का जो डेटा आया है वो आया है 26,400 करोड़ रुपए के आसपास, जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफ़ी स्टेबल है। और अगर हम एसआईपी इन्फ्लोज की बात करें तो दूसरी बार 26,000 करोड़ के पार आपको ये फिगर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी स्क्रीन पे अभी काफ़ी सारे बार चार्ट्स आएंगे और एसआईपी का अगर आप बार चार्ट देखें तो आपको एक ट्रेंडिंग पॉजिटिव डेटा ही दिखाई पड़ेगा। तो जनवरी के जो महीने के इन्फ्लोज हैं वो आपको दिसंबर के महीने की तरह ही दिखाई पड़ेंगे। अगर हम इक्विटी इन्फ्लोज की बात करें तो 38,000 जो अगस्त का फिगर था 6 महीने पहले, उसी तर्ज के आसपास 39,000 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ नजर पड़ा है। तो नंबर काफ़ी स्टेबल है। अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो यहाँ निवेशकों ने मंथ ऑन मंथ जो एलोकेशन है 50% बढ़ाया है। 3,000 करोड़ का इन्फ्लो यहाँ देखने को मिला है। स्मॉल कैप फंड में रिकॉर्ड 5700 करोड़ का इन्फ्लो देखने को मिला है। और अगर हम मिड कैप फंड्स की बात करें तो 5148 करोड़ यहाँ भी एक आपने बम्प अप होता हुआ देखा है। अगर हम म्यूचुअल फंड रिपोर्ट कार्ड देखें तो एयूएम जो है मार्जिनली बढ़ के लगभग 67 लाख करोड़ के आसपास आता हुआ नजर पड़ा है, जो मंथ ऑन मंथ एक छोटी बढ़त है। लेकिन हाँ, मार्केट वॉलेटिलिटी के बावजूद भी यहाँ आपको ईएम ग्रोथ काफी फर्म दिखाई दे रहा है। जी यतिन, शुक्रिया। चलिए अब कुछ और खबरों की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने मार्से में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में वॉर सिमेट्री के लिए आधारशिला भी रखी। इसके अलावा वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने भारतीय समुदाय के लोगों का अभिवादन किया। इससे पहले मैक्रो के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस को भारत में निवेश का न्योता दिया था। उन्होंने कहा कि फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा तो विकास की एक नई इबारत हो जाएगी। वहीं फ्रांस के सीईओज फोरम के साथ चर्चा में पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश करने का यही समय है और सही समय है। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। जब फ्रांस की फिनेस और भारत का स्केल मिलेगा, जब भारत का पेस और फ्रांस का प्रिसिजन मिलेगा, जब फ्रांस की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलेगा, तो सिर्फ बिजनेस लैंडस्केप ही नहीं, ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की हार के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह आम आदमी पार्टी के अंत की शुरुआत है या फिर गलतियों से सबक लेकर केजरीवाल एक बार फिर कमाल कर देंगे? आज आवाज अड्डा में इसी पर होने जा रही है बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़ेगा हमारे साथ। आपका क्या होगा? वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और कुछ और खबरें। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। आज 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान करने की खबर है। भारी भीड़ को देखते हुए किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसके लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास व्यवस्था है। जगह जगह पर पुलिस लाउडस्पीकर्स के जरिए भीड़ न लगाने की अपील कर रही है। इस काम के लिए मेला परिषद ने पुलिस के 40 जवानों को अलग से तैनात किया हुआ है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर भद्दे कमेंट्स का मामला अब तूल पकड़ गया है। आज अपूर्वा मखीजा अपना बयान दर्ज कराने के लिए मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पर पहुंची थी। असम पुलिस की भी एक टीम जांच के लिए मुंबई आ चुकी है। इधर महाराष्ट्र पुलिस की साइबर ब्रांच ने रणवीर और समय रैना समेत इस शो के सभी 30 से 40 गेस्ट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जो पहले एपिसोड से 6वें एपिसोड तक शामिल हुए थे। महिला आयोग ने भी अलाबादिया, समय रैना और अन्य को समन भेजे हैं। इसकी सुनवाई 17 फरवरी को होगी। महाराष्ट्र में जीबीएस वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। नर्व से जुड़ी इस गंभीर बीमारी से पुणे में हुई मौत के बाद आज मुंबई में 53 साल के मरीज की मौत हो गई। मुंबई में जीबीएस संक्रमण से ये पहली मौत है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक एक अस्पताल में वार्ड बॉय के तौर पर काम करता था, जो कि 15 दिन पहले पुणे से वापस आया था। भारत में अब तक जीबीएस वायरस से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर
8 हो गया है। जीबीएस वायरस खाने में या खाने पीने की चीज़ों में संक्रमण से होता है, तो आप भी ध्यान रखिएगा, बाहर की चीज़ें खाने से थोड़ा परहेज रखिएगा और साफ सुथरी, और हाँ, पानी जिन इलाकों में वार्निंग है, खासतौर पे पुणे जैसे इलाके, वहाँ उबाल के पीजिएगा। नमस्कार।